नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत आपकी फिक्र की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। 47 दिन से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुप्रीम फटकार लगाई है। आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, आपको एक चीज बताएंगे। किसान आंदोलन पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और अगर इन तीनों कानूनों को अमल में लाने पर कोर्ट में रोक भी लग गई तो यह भी जानना जरूरी है कि जो किसान नए कानून को स्वीकार कर चुके हैं उनका क्या होगा। इस बीच एक बहुत अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन आपके और भी करीब आ चुकी है। आज केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट को टीका खरीदने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने देश के जनप्रतिनिधियों को लाइन न तोड़ने की नसीहत भी दे दी है। बर्ड फ्लू का खौफ पूरे देश में फैलने लगा है। मुर्गा मार्केट धड़ाधड़ बंद होने लगे और अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है। आज आपके उन सभी सवालों का जवाब जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर बात करेंगे खादी ग्राम उद्योग के नए प्रोडक्ट की। अगर आप गाय के गुणों के मुरीद हैं तो अपने घर में गोबर का पेंट लगवाने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है एलएसी से, और खबर यह है कि एलएसी से चीन के सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज है ये। सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर तैनात अपने 10,000 सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। बताया जा रहा है कि चीन के फौजी लद्दाख की चोटियों पर -30 डिग्री टेम्परेचर पर टिक नहीं पा रहे हैं। भीषण ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक एलएसी से हटे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ही जैसे जैसे पूर्वी लद्दाख में मौसम खराब होता जा रहा है वैसे वैसे चीनी सैनिकों की हालत भी खराब होती जा रही है, क्योंकि वैसे तो ये मेकशिफ्ट फौजी ही है ना। चीन के सैनिक खराब मौसम में मारे जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को फॉरवर्ड एरिया से हटाकर अब पीछे की ओर ले आए हैं। उन्हें 150 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग एरिया में पहुंचा दिया गया है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त एलएसी से मौजूद है। सुमित, यह रिपोर्ट शॉक नहीं कर रही है, मुझे कहीं पर भी हैरान नहीं कर रही है, लेकिन हां, इसमें अपडेट क्या क्या है? बिल्कुल निशांत, क्योंकि मैं भी यही कहने वाला था कि ये लाइन आप ही की पहली लाइन है, क्योंकि अक्सर आप और मैं इसको लेकर बातचीत करते थे कि चीनी सैनिक जो हैं माउंटेन वॉरफेयर के अंदर कितने ज्यादा पीछे हैं और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। अभी ये खबर आ रही है कि लगातार क्योंकि जो विंटर्स हैं एलएसी पे बहुत हार्श होते जा रहे हैं, खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में जहां पर टेम्परेचर जो है -30 से 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और लगातार टेम्परेचर और बढ़ने की आशंका है। तो इसी बीच ये खबर आ रही है कि चीन ने अपने करीबन 10,000 सैनिकों को पुल बैक किया है और अपने ट्रेनिंग एरिया इलाकों के अंदर वापस भेजा है। ये रोटेशन से ज्यादा लगातार इमरजेंसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके सैनिकों की हालत लगातार उन इलाकों में बहुत खराब हो रही थी निशांत। और ये भी इंपॉर्टेंट कि चीन ने इसको बहुत सीक्रेटिव रखा हुआ है, इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि चीन को लगता है कि उनके सैनिकों की लगातार बहुत ज्यादा इमेज को टेंट करेगा। लेकिन अभी खबर बिल्कुल सामने है कि करीबन 10,000 सैनिकों को पुल बैक किया है और वो सिर्फ और सिर्फ हार्श विंटर्स को देखते हुए, क्योंकि चीनी सैनिक जो है वहां के हार्श विंटर्स को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सुमित, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो मैन पावर उनकी नहीं कर पा रही है, क्या वो उसको टेक्नोलॉजी से कॉम्पनसेट करेंगे? क्या आप वहां पर ड्रोन्स का ज्यादा मूवमेंट देख रहे हैं? क्या हमारे फौजी जो हैं वहां पर कुछ और उनके टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि चीन के पास टेक्नोलॉजी वाइज या फिर दूसरी चीजों में वो एडवांस है, लेकिन माउंटेन वॉरफेयर में अगर निशान बात कर ली जाए तो वहां पर जो फिजिकली मौजूद है वही तो आगे अपनी जमीन को कब्जा पाएगा। और सबसे बड़ी एलएसी की चुनौती ये है कि यहाँ पर सब कुछ परसेप्शन लाइन के अकॉर्डिंगली चलता है, यानी जो जहां बैठा है वो वहां अगर आके बैठ गया तो उसको पीछे हटाना बहुत मुश्किल होता है। यही चीन ने मई महीने में करने की कोशिश भी की थी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप सारी टेक्नोलॉजीज कर लीजिए, आप ड्रोन्स भी लगा लीजिए, आप सर्वेलेंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फिजिकल प्रेजेंस है वही आपको मजबूती देता है। और माउंटेन वॉरफेयर की बात लगातार जिक्र मैं इसलिए करता रहता हूं क्योंकि भारतीय सेना इसमें बहुत ज्यादा निपुण है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर चुकी है, बहुत ज्यादा इसको झेल चुकी है इन डिफिकल्ट टेरेन्स को, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि सियाचिन या दूसरे इलाकों के अंदर जहां पर टेम्परेचर या -30 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां पर हाइट 20 से 22,000 फीट की होती है। तो ऐसे इलाकों में भारतीय सेना उनसे हमेशा आगे रहती है और यही वजह है कि चीन को अपने सैनिक सुमित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक टर्म हम लोग आज से एक नया टर्म बना लेते हैं सुमित, चीनी सैनिकों के लिए। पेपर टाइगर तो आपने सुना होगा, लेकिन पेपर ड्रैगन्स इनको कहेंगे तो ज्यादा गलत नहीं होगा। पेपर ड्रैगन्स जो हैं वो पूरी तरीके से थर्रा रहे हैं और भीग गए बर्फबारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित।
चीनी खेमे में भगदड़ की ये इस खबर जो है ऐसे वक्त में सामने आई है जब आज लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे हैं। सीडीएस बिपिन रावत कल पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट के दौरे पर जाएंगे। सोचिए, ये हमारे सीडीएस वहां पर जा रहे हैं। आज ही एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी लद्दाख का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। इन दौरों से पहले ही चीन की सेना में भागम भाग मच गई है। उसके 10,000 सैनिक सीमा छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि हिमालय पर मौसम इतना खतरनाक हो चुका है कि पीएलए के लिए चोटियों पर टिके रहना मुश्किल हो चुका है। बावजूद इसके चीन ने साजिश रचनी नहीं छोड़ी। खुद देखें। साल 2020 में एलएसी पर विश्वासघात करने वाला चीन 2021 में भी अपनी चालबाजी से बाज आने को तैयार नहीं है। सीमा विस्तार के लिए ड्रैगन फिर से पंख फैलाने की तैयारी में है, जिसकी सबूत हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में एलएसी के पास चीन की मक्कारी फिर से साफ साफ नजर आने लगी है। इन तस्वीरों को देखिए। ये साउथ पैंगोंग इलाके में ब्लैक टॉप के पास की तस्वीरें हैं, जिन्हें चुशूल के स्थानीय लोगों ने खींचा है। इसमें बड़ी तादाद में चीनी फौज के टेंट नजर आ रहे हैं। फौज की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। आर्मी ऊपर आने के बाद फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल शुरू किया है। तो अभी जो चुशुल गांव से भी क्लियरली दिखाई देता है कि ब्लैक टॉप में क्या कुछ बनाया है करके वो क्लियरली दिखाई देता है। उनकी जो हार्ट की रिफ्लेक्शन वहां पे क्लियरली दिखाई देता है। इसी तरह जो हेलमेट टॉप में जो भी कुछ उन्होंने किया हो दिखाई दे रहा है, तो पहले कहीं दिखाई नहीं देता। इन तस्वीरों से पता चलता है कि एलएसी पर हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए चीन पर नजर रखना जरूरी है। ड्रैगन एलएसी पर चोरी छुपे निर्माण करने में जुटा है, अपनी पोजीशन मजबूत करने में जुटा है और पिछले ही हफ्ते जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कह चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की ये तैयारियां इस बात की संकेत दे रही हैं कि ड्रैगन एलएसी पर मौके की ताक में बैठा है। लेकिन हमारे जाबाज जवानों की मुस्तैदी के चलते चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एलएसी पर एक ओर जहां चीन के टेंट दिख रहे हैं, लेकिन उनके ठीक सामने ही भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। एक ओर ड्रैगन अड़ा है तो दूसरी ओर भारत के जाबाज भी उसकी आंख में आंख मिलाकर मोर्चे पर डटे हैं। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो मौसम से हो रही है और हिंदुस्तान के हिमवीरों को माइनस वाले टॉर्चर से बचाने के लिए डीआरडीओ ने एक नई डिवाइस बनाई है। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हमारे जवान भारी बर्फबारी और -30 डिग्री तापमान में चीनी सैनिकों के साथ साथ बेरहम मौसम के खिलाफ भी मोर्चा संभाले हुए हैं, जिनमें उनके लिए डीआरडीओ की नई डिवाइस हिमतापक बहुत मददगार साबित होगी। हिमतापक की खासियत यह है कि इसके जरिए बंकर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहेगा। इससे 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बंकर और टेंट को गर्म रखा जा सकता है। यह डिवाइस सोलर एनर्जी, बिजली और केरोसिन तीनों से चल सकती है और बंकर या टेंट में ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होने देती है। बैक ब्लास्ट के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसों से भी जवानों को बचाएगी। दरअसल जब कोई सैनिक लॉन्चर को कंधे या जमीन पर रखकर रॉकेट छोड़ता है तो उसके पीछे से जहरीली गैस निकलती है। उस एरिया को ही बैक ब्लास्ट एरिया कहते हैं। हिमतापक इस गैस को सोख लेगा। आर्मी ने इस डिवाइस के लिए 420 करोड़ का ऑर्डर भी डीआरडीओ को दे दिया है। हिमतापक के अलावा डीआरडीओ ने बर्फीली चोटियों पर तैनात भारतीय जवानों के लिए दूसरा उपकरण स्नो मेल्टर बनाया है, जो ऊंची चोटियों पर पीने के पानी की समस्या को दूर करेगा। साथ ही ठंड में होने वाले घावों से बचाने के लिए एलोकल क्रीम भी बनाई है। विंटर वॉर में पहले से माहिर भारत के जाबाजों के लिए नए उपकरण बेहद मददगार और दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। पूर्वी लद्दाख से लेकर सियाचिन तक सीना तान कर खड़े रहने वाले हमारे हिमवीर दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। इस बीच अब फिक्र किसानों की। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और दिल्ली की सर्दी के कारण आज एक और किसान की मौत हो गई है। आज ही किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई।
इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस आर. सुब्रमण्यम की बेंच ने की और सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से यहां तक कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कोर्ट रूम में सरकार और किसान की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई और शीर्ष अदालत ने क्या क्या टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वो इस मसले पर क्या कर रही है, आप किस तरह इस पर समझौता कर रहे हैं, इसका कैसे हल निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून को रद्द करें, हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही सुना है मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या कानून है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बोलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। इसके बाद दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है, किसानों को समस्या नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को दिक्कत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमिटी को कहें, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो हम कर देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों हैं? मुझे रिस्क लेने दें, उन्हें बताएं कि भारत के चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील ए.पी. सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें जैसे जुलूस, ढोल, नगाड़ा सब हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया है जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी को 9वें दौर की बात होनी। देखते हैं कि इस बार की बातचीत में क्या हल निकलता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप लोग ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, हम आज ही आदेश पारित करना चाहते हैं। दरअसल 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नए कृषि कानून को होल्ड करने की बात की, जिस पर सरकार की ओर से आपत्ति और आशंकाएं भी जताई गई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, 26 जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस परेड पर 2000 ट्रैक्टर्स की रैली करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि समारोह को डैमेज कर सकें। इस पर सीजीआई ने पूछा, भला किसान ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत सरकार के हाथ बांध रही है, हमें भरोसा मिलना चाहिए कि किसान कमेटी के सामने बातचीत करने आएंगे। किसान संगठन की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा, हमारे 400 संगठन हैं, ऐसे में कमेटी के सामने जाना है या नहीं, हमें यह फैसला करना होगा। इस पर अदालत ने कहा, ऐसा माहौल ना बनाएं कि आप सरकार के पास जाएंगे और कमेटी के पास नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील पीएस नरसिम्हा ने कहा, नए कृषि कानून का कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है आपके क्लाइंट और कई लोगों को कानून सही लगता हो, लेकिन इससे मौजूदा समस्या का हल नहीं होगा। बेहतर है कानून पर रोक लगे और सब कमेटी के पास जाए। नरसिम्हा ने कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें। सीजीआई ने पूछा, अगर हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की समस्या की हर पहलू से विचार कर रही है। आपका यह कहना है कि सरकार मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है? बहुत कठोर टिप्पणी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो आज की सुनवाई में हमारी ओर से दिया गया सबसे तथ्यपूर्ण बयान है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा, कमेटी के सामने भी लोग अड़ियल रुख अपनाएंगे, कहेंगे कि कानून वापस लो।
इसके बाद सीजेआई ने कहा, हमें उनकी समझदारी पर भरोसा है, हम विरोध के लिए वैकल्पिक जगह नहीं दे रहे हैं। क्या हम किसी पूर्व सीजेआई को कमेटी का प्रमुख बनाएं? जस्टिस लोढ़ा का नाम कैसा रहेगा? इस पर याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने इसे सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कमेटी बनाने के लिए नाम मांगे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक नाम सौंप दिए जाएंगे। इस सब के बीच बिना आदेश पास किए ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में कुछ आस जगी है। इसीलिए किसान यूनियन ने आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत ग्रुप के महासचिव युद्धवीर सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आज की सुनवाई से साबित हो गया है कि न्याय अभी जिंदा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक संदेश गया है कि न्याय जिंदा। आंदोलन तो जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे तीनों कानून, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इंतजार करेंगे। ना हम सरकार को कुछ कह रहे हैं, ना हम कोर्ट को कुछ कह रहे हैं, ना पब्लिक को कुछ कह रहे हैं। हमारा आंदोलन है और हमने तय कर रखा, जब तक ये वापस नहीं होंगे तीनों कानून, हम नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई का निचोड़ यही है कि शीर्ष अदालत कृषि कानून को होल्ड कर किसान आंदोलन का समाधान चाहता है। अब इस मामले को कल फिर सर्वोच्च अदालत में सुना जाएगा। कमेटी को लेकर भी कल ही फैसला हो सकता है। लेकिन यहां 70वां गणतंत्र दिवस मनाने से पहले बड़ी फिक्र यह है कि अब कानून कहां बनेंगे। क्या कानून सड़क पर बनाए जाएंगे? क्या कानून अदालत में बनाए जाएंगे? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून को इसी तरह बेकार बताया जाता रहेगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस कृषि कानून और उसके कारण हो रहे किसान आंदोलन को लेकर शीर्ष अदालत में भी आपत्ति जताई गई है, उस कानून पर देश के हजारों किसान ऐसे भी हैं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर तो किसानों का एक छोटा सा तबका प्रदर्शन कर रहा है, जबकि हमने आपको कई रिपोर्ट ऐसी दिखाई हैं जो इस बात पर मोहर लगाती हैं कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है, न कि विरोध में। आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2000 किसान प्राइवेट पार्टियों के साथ पहले ही करार कर चुके हैं। अब अगर कानून को होल्ड किया जाएगा तो उन किसानों का भारी नुकसान हो जाएगा। आज टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने देश के ऐसे ही अन्नदाताओं से मुलाकात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी किसान मतलब व्यापारियों से कर लिए, जैसे हमारा अमरूद है, अनार है, संतरा है, ये एक हमारा एक निश्चित दाम 15 रुपये किलो के हिसाब से हमने उनसे तय किया। अगर कोई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये अध्यादेश वापस होता है तो हम लोगों को तो 2 रुपये किलो नहीं मिलना है, फिर भाव हम लोग तो मर जाएंगे। जैसे हमने गेहूं लगाया है तो गेहूं को हम 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम तय कर चुके हैं कंपनी से। और अभी यदि ये रद्द हो जाता है कानून तो इसमें क्या होगा कि अभी 1500-1700 रुपये कुंटल बिक रहा है, ठीक है। सीज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 2000 रुपये कुंटल खरीदेगी हमारा गेहूँ, और हमें सीधा सीधा इसमें 500 रुपये का नुकसान होगा पर कुंटल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद होने में तो ये तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है, वो तो मनमाने रेट में खरीदेगी, किसान को तो मरना ही है। तो ये बंद होने में तो बहुत बड़ा किसान के लिए नुकसानदायक है। किसानों को तो बहुत नुकसान रहेगा, लेकिन ये कानून वापस होना नहीं चाहिए, ये कानून रहना चाहिए। अब जो किसान, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, अब वो कैसे हो उसके लिए सरकार काम कर रही है ना। लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन ये रुकवाने का काम कर रहे हैं वो 90% लोग किसान है ही नहीं। वो मतलब किसान 2 महीने तक अपनी फसल नहीं करेगा और वो दिल्ली में बैठा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने भोपाल के किसानों की फिक्र सुनी, अब आपको यूपी के बाराबंकी लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद होगी तो यहाँ के किसानों को कितना नुकसान होगा। किसानों का काफ़ी नुकसान होगा और जो आने वाला समय किसानों का अंधकार में जाएगा। और हम चाहते हैं कि मोदी जी जो कानून लाए थे उसको कंप्लीट किया जाए, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अगर कानून नहीं लाग रहा है तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। एमा जो है बिचौलिया फ़ायदा उठाई है और किसान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए। आगे का भविष्य में यहाँ ठीक ना रही अगर किसी कानून ला कर किसान को फायदा ना दिलवाता हो। अब फिक्र मर्यादा की प्रधानमंत्री ने आज कहा कि नेताओं की लाइन तोड़ने की प्रथा खत्म होनी चाहिए, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये किस संदर्भ में कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के एक पूर्व मंत्री
सोमनाथ भारती ने जो कुछ किया उसे देखकर यह साफ हो जाएगा कि वीआईपी कल्चर क्यों खतरनाक है। भारती आज यूपी के रायबरेली में पुलिस वालों पर रौब झाड़ते दिखे, लेकिन तभी उन पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। उसके बाद वो पुलिसकर्मी को अपनी हेकड़ी दिखाते रहे। पहले यह तस्वीर देखिए, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। तो हटिए ना भाई यहाँ से। क्या तरीका है? क्या बदतमीजी है? ये तो निहायत बदतमीजी है। और ये भी कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा आपने? अब इसके बाद सोमनाथ भारती पर स्याही फेंके जाते ही पुलिस वाले स्याही फेंकने वाले की तरफ दौड़े और सोमनाथ भारती के तेवर और तल्ख हो गए। वो पुलिसकर्मी और स्याही फेंकने वाले को गाली देने लगे। सोमनाथ भारती यही नहीं रुके, पुलिस अफसर के सामने दोबारा भड़के और काफी खरी खोटी सुनाई। पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सोमनाथ भारती का यह वीडियो भी देख लीजिए, फिर हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे। ये काम तुमने कराया है। अरे पुलिस के योगी को बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तो योगी की मौत सुनिश्चित है। सर वो अरेस्ट होना चाहिए, भगाया आप उनको। आपकी पुलिस और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए सोमनाथ भारती ने 2 दिन पहले यानी शनिवार को अमेठी के जगदीशपुर में विवादित बयान दिया था। सुनिए यूपी के अस्पतालों को लेकर सोमनाथ भारती की अभद्र भाषा में क्या कुछ कहा। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया, उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए नहीं इनके पास पुलिस है। सोमनाथ भारती के इस बयान के बाद रविवार देर रात जगदीशपुर पुलिस ने धारा 505 और 153A यानी नफरत और अफवाह फैलाने के जुर्म में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसीलिए आज सुबह जब सोमनाथ भारती रायबरेली गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो पुलिसकर्मियों ने उनका रास्ता रोका, जिसके बाद वो पुलिस पर रौब झाड़ते रहे। तभी हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी के कुछ युवाओं ने विवादित बयानों को लेकर सोमनाथ भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस बीच एक युवक ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। लेकिन इसके बाद भी सोमनाथ भारती पुलिस वालों को धमकाते रहे, जिसके बाद विवादित बयान पर दर्ज FIR के आधार पर सोमनाथ भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें DGM कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया, उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं। ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। अब 13 जनवरी को सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, लेकिन उनकी अमर्यादित टिप्पणी पर सियासी गलियारों में घमासान मचा है। यूपी बीजेपी के नेता अशोक पांडे कह रहे हैं कि सोमनाथ ने एक बयान से देश के आधा दर्जन प्रधानमंत्रियों का अपमान किया। सोमनाथ की गई ये कोई नई बात नहीं है। उनके ऊपर उनकी करनी से अनेकों बार स्याहियां फेंकी जाती रही हैं। उनको वो विवादास्पद वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। इस तरह का बयान देके उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन लोगों का अपमान किया है जो वहाँ के अस्पतालों में पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने आधा दर्जन प्रधानमंत्री देश को दिया है। उन्होंने
उन प्रधानमंत्री को उन लोगों का अपमान किया है जो उन अस्पतालों में पैदा हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का घोर अपमान है। बस 5 दिन बाद हिंदुस्तानियों को कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लान को सफल करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है और आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और महा वैक्सीनेशन पर महामंथन किया और एक बहुत बड़ी नसीहत दी है कि वैक्सीनेशन में कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स हैं, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। प्रधानमंत्री ने इस नसीहत के साथ ये भी बताया कि दुनिया के लिए हिंदुस्तान किस तरह नजीर बनने वाला है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहेगी। पहली वजह यह होगी कि इतने बड़े टीकाकरण अभियान से बाकी देशों को उनके यहां इंतजाम करने की सीख मिलेगी और दूसरी वजह यह कि 4 और मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। इस बीच 16 जनवरी से जो टीकाकरण शुरू होगा उसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इन्हें वैक्सीन देने के बाद ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीके का खर्च केंद्र उठाएगा। पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। इस बीच आज केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोजेस के लिए है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैक्सीन की 1 डोज की कीमत 200 रुपए होगी। ये कीमत इतनी कम है जो इसे दुनिया की सबसे किफायती वैक्सीन बना रही है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन की 1 डोज की कीमत 1450 रुपए और मॉडर्ना की वैक्सीन की 1 डोज की कीमत 2700 रुपए प्रति डोज तक बैठती है। स्थितियां और परिस्थितियां देखते हुए अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ के आसपास लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। ऐसे में अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हर दिन देश भर में करीब 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। तमाम चुनौतियों का एहसास भारत सरकार को पहले से ही था और अभी भी है। इसीलिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले अड़चनों को दूर करने के लिए देश के तमाम जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है। लेकिन एक अड़चन अभी भी है जिसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, और वो है अफवाह, जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगाह किया। अफवाहों को रोकने और उनसे दूर रहने की अपील की है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले।
इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। और अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की। फिक्र की बात यह है कि पक्षियों में वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी खबर, बर्ड फ्लू कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल बर्ड फ्लू में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर में करीब 50% होती है, यानी 100 संक्रमित लोगों में से 50 की जान जा सकती है। लेकिन कोरोना के मामले में यह आंकड़ा बहुत नीचे है। कोरोना के 100 संक्रमित लोगों में 1 से 2 की ही जान जाती है। इसी तरह बर्ड फ्लू से संक्रमित होने पर 2 से 8 दिन में ही बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जबकि कोरोना के मामले में लक्षण सामने आने में 14 दिन भी लग सकते हैं। यह भी हो सकता है कि लक्षण दिखाई न दे और कई बार मरीज बिना किसी परेशानी के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बर्ड फ्लू के मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती हुए बिना नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमण बढ़ने पर मरीज को निमोनिया हो सकता है और ऐसे मरीज में निमोनिया घातक हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। यानी किसी इंसान को बर्ड फ्लू तभी होगा जब वो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आएगा या वो किसी संक्रमित पक्षी का मांस खाएगा, और इन दोनों से ही आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जाहिर है आपके मन में बर्ड फ्लू को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको इन्हीं सवालों के जवाब सुनवाते हैं। अगर अंडा और चिकन प्रॉपरली कुक्ड ना हो, बर्ड फ्लू फैला हुआ हो और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिशन हो रही हो, तो अनकुक्ड या सेमी कुक्ड अगर हम चिकन या अंडा खाते हैं तो उससे बर्ड फ्लू हो सकता है। इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू जो है वो जा सकता है। अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो बर्ड फ्लूज आए हैं कई बार वो इंसानों के अंदर भी ट्रांसमिट हो गए, जबकि चांसेस थोड़े कम होते हैं। इंसानों के अंदर डेफिनेटली बर्ड फ्लू का इलाज है। ओसेल्टामावीर, जिसको कि हम लोग टेमी फ्लू भी कहते हैं, वो दवाई उपलब्ध है। ये दवाई इस एंटीवायरल दवाई है जो कि इसके ऊपर कारगर है। बर्ड फ्लू का मोस्टली खतरा उन लोगों को रहता है जो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे होते हैं, जिनका कि इन बर्ड्स के साथ में रोज का इनके साथ इंटरेक्शन है। तो बर्ड फ्लू जो है बर्ड्स की ड्रॉपिंग से, फेदर से, इंटेस्टाइन से, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। जिन दिनों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, पोल्ट्री फार्म्स में अपनी विजिट्स मत करें। एनिमल की ड्रॉपिंग्स वगैरह और एनिमल के साथ में जो बर्ड्स के साथ में इंटरेक्शन है वो कम से कम रखें। और चिकन और अंडे को अच्छे से पका के खाएं, खासकर कि जो 75 डिग्री से ऊपर पका हुआ चिकन या अंडा होगा तो उससे बर्ड फ्लू नहीं हो सकता। अगर आप बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनके फैदर के कांटेक्ट में आते हैं, बेसिकली अनकुक्ड या सेमी कुक्ड अगर हम बर्ड्स का मीट का सेवन करते हैं, यानी चिकन लेते हैं या एग्स लेते हैं अनकुक्ड या सेमी कुक्ड, तो उससे ये इन्फेक्शन फैल सकती है। तो इसके लक्षण शुरुआती दौर में वही होते हैं जो किसी भी फ्लू के अंदर लक्षण होते हैं। थोड़ी सी खांसी होगी, बुखार होगा, आंखों में लालिमा आएगी। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो सांस में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, होंठ और नाखून वगैरह नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उससे ये फैलता है। सोप एंड डिटर्जेंट के साथ में बहुत अच्छे से हाथों को धोएं, और हाथों को धोने की प्रक्रिया बड़ी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी उंगलियों के बीच को अच्छे से करें, अंगूठे को अच्छे से रगड़ के मसल के आप इसको धो लें। तो अगर आप अच्छे खुले पानी और साबुन डिटर्जेंट के साथ में इसको धो लेते हैं तो उससे खतरा कम हो जाता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है, क्योंकि बर्ड फ्लू अब देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। अभी तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये राज्य हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। संजय झील के 8 बतखों में ये बीमारी पाई गई,
जिसके बाद झील को बंद कर दिया गया है और गाजीपुर की मुर्गा मंडी भी बंद कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि आसपास के राज्यों से अंडे या मुर्गी के जो भी उत्पादन की जो चीज़ें हैं जो आती हैं दिल्ली के भीतर, उन पर रोक लगी हुई है और खासकर चिकन, कच्चा चिकन जो पैकेज्ड चिकन होता है उसके आयात पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार को मुर्गा मंडी बंद करने से पहले एक बार केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। पैनिक ना करें, क्योंकि केवल गाजीपुर मंडी बंद करने के कारण आज देश के लाखों किसान जो पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 पालते हैं, वो इससे बर्बाद हो। और आप सरकार हैं, केंद्र सरकार से एक बार बात तो कर लेते कदम उठाने के पहले। बर्ड फ्लू फैलने के बाद देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के पोल्ट्री उद्योग को रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कानपुर शहर में 500 से अधिक पोल्ट्री फार्म हैं और यहां रोजाना 50,000 मुर्गी और 20 लाख अंडों की बिक्री होती है। 90% खपत तो अकेले कानपुर में ही हो जाती है, जबकि 10% माल बाहर के राज्यों में भेजा जाता है। कोरोना के पहले शहर में रोजाना 11 लाख चिकन तैयार होते थे, जो कि पिछले कुछ महीनों से 8 से 9 लाख तक पहुंच गए थे। लेकिन बर्ड फ्लू आते ही ये आंकड़ा 4 लाख पर सिमट गया। दिल्ली समेत कई शहरों में जो चिकन 230 से 250 प्रति किलो की रेट से बिक रहा था, अब उसकी कीमत 160 से 170 रुपए रह गई है। धंधा तो बंद पड़ा है जी, बहुत परेशान है, सारा कारोबार बंद है। बर्ड फ्लू से तो हो रही है जो भी हो रही है, लॉकडाउन से इतना नुकसान हुआ है कि 8 महीने तक 10 महीने हम घर में बैठे हुए। आज तक जब तक अब काम बिल्कुल नहीं चला। हमने अपनी कॉस्ट की वजह से नहीं मंगाया, क्योंकि सेल हो नहीं रहा, शॉप्स पे कोई परचेजिंग हो नहीं रहा, र्यूमर्स की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। दूसरे राज्यों में फैले बर्ड फ्लू का असर पटना में भी देखा जा रहा है। चिकन की दुकानों पर लगभग सन्नाटा छा गया है। बिक्री पहले से सेल कम हो गया है, रेट भी घट गया। बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग हो गया। कोरोना से तब पहले तो मारे हुए थे, अब फिर देखिए बर्ड फ्लू आ गया, इसके कारण आओ हम लोग को दिक्कत हो गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा 4 जिलों ठाणे, परभणी, रत्नागिरी और बीड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बीमारी की वजह से परभणी के मुरंबा गांव में 1000 मुर्गियों की मौत हुई। मुंबई और दूसरे शहरों में पोल्ट्री के कारोबार पर खासा असर देखा जा रहा है। कार्रवाई तो करनी चाहिए, बट कैसे अभी हमारे ऊपर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी है वो इसी के ऊपर है। चंडीगढ़ में भी चिकन और अंडों की बिक्री पहले के मुकाबले कम हो गई है। पिछले कई दिनों से बाजार मंदा पड़ा हुआ है। कोरोना में 3-4 महीने ऐसे परेशान थे, अब कुछ ये बीमारी के चक्कर में गाना लगे 2-3 दिन से काफी फर्क पड़ा हुआ है। 5-6 दिन से जब से इसका बर्ड फ्लू का खबरें हुई है, काफी लोग डरे हुए हैं। अब है या नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डरे हुए लोग हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 7 उल्लुओं की संदिग्ध मौत हो गई है। आशंका है कि उल्लुओं की मौत बर्ड फ्लू के संक्रमण से हुई है। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस बीच ऋषिकेश में 2 कबूतर और 28 कौवे मृत पाए गए हैं। ये पक्षी एम से कुछ ही दूरी पर मरे हुए पाए गए थे। फिलहाल इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी कई कौवे मृत या बेहोशी की हालत में मिले हैं, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कौवे पोल्ट्री फार्म के आसपास पाए जा रहे हैं। और अब फिक्र हेडलाइंस। कड़ाके की ठंड से टूटा ड्रैगन आर्मी का हौसला। चीन ने पूर्वी लद्दाख से 10,000 सैनिकों को वापस बुलाया। भारतीय सर्दी से लगातार हो रही है पीरे सैनिकों की मौत। सीडीएस बिपिन रावत के लद्दाख दौरे से चीन में हड़कंप। सीडीएस रावत ने सैन्य अफसरों से की मुलाकात, सुरक्षा का जायजा लिया। ब्लैकआउट से बौखलाया पाकिस्तान। बालाकोट सेक्टर पर भारी गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान बताया वैक्सीनेशन प्लान। कहा पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स का होगा टीकाकरण, अफवाहबाजों पर ध्यान न दें।
सीरम इंस्टीट्यूट को मिला सरकार से वैक्सीन का ऑर्डर। एक डोज वैक्सीन की कीमत 200 रुपए। कल सुबह से होगा वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, सूत्रों के हवाले से खबर। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली से बाहर के पैकेट वाले चिकन पर लगाई रोक। मनीष सिसोदिया बोले घबराने की जरूरत नहीं। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। गलवान घाटी में चीन की सेना पीएलए के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय सेना के 16 बिहार बटालियन के जवानों को इस बार रिपब्लिक डे पर सम्मान दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उस टीम में शामिल रहे कम से कम 5 जवानों को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है। इन जवानों ने 15 जून 2020 को चीन की सेना को गलवान घाटी में आगे बढ़ने से रोक दिया था और अदम्य साहस का परिचय दिया था। गलवान घाटी में हुए इस खूनी संघर्ष में देश के 20 जवानों ने शहादत दी थी। पूर्वी लद्दाख में पकड़े गए चीन के एक सैनिक को भारतीय सेना ने चीन को सौंप दिया है। सेना के मुताबिक चीन के सैनिक को शुक्रवार को साउथ पेंगोंग त्सो के पास से पकड़ा गया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ लगातार गतिरोध जारी है और चीन के सैनिक को लौटाकर भारत ने एक बार फिर बीजिंग को भारतीय सेना की दरियादिली का संदेश दिया है। उड्डयन क्षेत्र में भारत की महिलाओं ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। एयर इंडिया की ऑल वुमन क्रू ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेरिका से बेंगलुरु तक का सफर तय किया है। ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक का 16,000 किलोमीटर का सबसे लंबा सफर था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एयर इंडिया की चारों क्रू मेंबर्स को बधाई देते हुए कहा कि ये हमारी नारी शक्ति की सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। जो समझ आ जाए वो सामान्य हो जाता है, इसीलिए किसी चीज को बड़ा बना रहना हो तो उसे अबूझ बना रहना चाहिए। इसीलिए बड़े लोग अपने बारे में कम से कम बाहर आने देते हैं, एक पहेली बने रहते हैं। इसीलिए सामान्य आदमी सोचता है कि क्या फिल्मी हीरो को हमारे ही तरह भूख लगती होगी, क्या वो लोग भी दुखी होते होंगे, उन्हें भी कभी छींक आती होगी। अपने जैसे दिखने, चलने, फिरने, बोलने वाले को लोग हल्के में ले लेते हैं। ये बात कोरोना ने शुरू से समझ ली थी, इसलिए पूरी तरह किसी के समझ में कभी नहीं आया। अब यही बात वैक्सीन ने समझ ली है। कब किसको लगेगी, कौन सी कितनी असरदार होगी, किस ब्रांड की ठीक रहेगी, ब्रांड कौन सा होगा ये सरकार तय करेगी या आदमी की चॉइस रहेगी। एक ही वैक्सीन के असर को लेकर बनने वाली राय में इतना अंतर क्यों है? लगेगी तो असर कब तक रहेगा, हर साल लगवानी होगी या बस एक डोज काफी होगी? जब तक उलझन है तब तक ही पूजन है। लिहाजा कोरोना भी बड़ा है और वैक्सीन भी। अरे भगवान भी तभी तक भगवान है जब तक वो रहस्य है, वरना प्रकट हुए भगवान को तो जूठे बेर और कच्चे चावल खिला ही दिए गए थे। बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।